अर्जुन धीरे धीरे समंदर की गहराई में धंसता ही जा रहा है। उसके चेहरे पर अभी कपड़ा बंधा हुआ है, क्योंकि कुछ देर पहले ऊपर शिप में उसके सिर पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, जिससे अर्जुन को कुछ देर के लिए थोड़ी बेहोशी छा गई थी। उस वक्त मौका देखकर उन लोगों ने उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बांध दिया था, जो अभी भी उसके चेहरे पर ही बंधा हुआ है, और यहां तक कि अभी भी उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसकी हालत देखकर लग रहा है जैसे अब वो धीरे धीरे होश में आना शुरू हो गया है। खुद को इस बंधन से आजाद कराने की जद्दोजहद में अर्जुन उल्टा मुंह नीचे की ओर समुद्र की एकदम गहराई में पहुंच गया है। वहां चारों तरफ काफी घना अंधेरा है, लेकिन इस घने काले अंधेरे के बीच सूरज की रोशनी उस ओर है जहां पर अर्जुन अभी मौजूद है, जो खुद को उस बंधन से आजाद करने की जद्दोजहद कर रहा है, जिसमें अभी वो जकड़ा हुआ है। तभी अचानक नीचे गिरने के क्रम में उसका सर समंदर के एकदम गहराई में किसी बड़े पत्थर से जा टकराता है। उसका चेहरा बंधा हुआ है। पत्थर से टकराने से उसके सिर से काफी खून बह रहा है। इस चोट के लगने से अभी अर्जुन पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ है, इसलिए खुद का हाथ वो अपने सिर पर लगाता है। उसके सिर से काफी खून बह रहा है, जो लगातार पानी लगने से घुलता जा रहा है, और अब धीरे धीरे समुद्र का खारा पानी उसके घाव के अंदर पहुंचकर उसे काफी तकलीफ पहुंचा रहा है। वो अपने दोनों हाथों को फिर एक बार अपने सिर के घाव के पास लाता है, लेकिन इतने में उसकी आंखें फिर से बंद होने लगती है, और इस बार वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुद के आगे दिख रहे खौफनाक दृश्य के अंदर छिपे हुए रहस्यमय सवालों के जवाब की तलाश में निकला अभिषेक समंदर की तेज लहरों के बीच धंसता ही जा रहा है। अभिषेक अब धीरे धीरे समंदर की इस भयंकर चक्रवात में खुद जकड़ता हुआ महसूस कर पा रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभिषेक अभी अपने शिप में मौजूद है, जिसके साथ वो समंदर की गहराई में समाता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे अभी कोई इनविजिबल पावर तेजी से अपनी ओर खींच रही है, जिससे आजाद होने की कोशिश तो अभिषेक लाख कर रहा है, लेकिन समंदर के इस विकराल रूप के सामने वो कदम कदम पर हारता ही जा रहा है। और वैसे भी समंदर से जीत पाना इंसान के लिए नामुमकिन है। फिर भला कोई इंसान कैसे इस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर सकता है? काफी देर उस भयंकर चक्रवात के अंदर घूमने के बाद अभिषेक तेजी से समुद्र की गहराई में जाकर उसकी तलहटी पर गोल राउंड मारता हुआ पहुंचा। ऐसा लगा जैसे अभिषेक को किसी सुपर पावर ने समंदर के इस गहरी तलहटी में लाकर पटक दिया है। वहां चारों तरफ घना काला अंधेरा है, जहां किसी किसी जगह पर सूरज की दूधिया रोशनी समंदर की गहराई तक पहुंच रही है। हजारों मीटर गहरे समंदर में अभिषेक की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग रही है, जिससे उसे कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उस रोशनी से उसे थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल रही है। अभी अभिषेक इस हालत में नहीं है कि वो खुद को संभाल सके और समंदर की इस अनजान गहराई में एक जगह ठहर सके। उस गोल भयंकर चक्रवात के अंदर राउंड मारने से उसका सर काफी दर्द करने लगा है। उसे अपने चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और कुछ खूंखार समुद्री जीव भी दिखाई दे रहे हैं। जहां कुछ दूरी पर शार्क, तो वहीं आसपास छोटी छोटी मछलियों का झुंड, तो कहीं समुद्री पेड़ पौधे और कहीं स्टारफिश और सी हॉर्स, जिन्हें आज तक सिर्फ अभिषेक ने डिस्कवरी पर ही देखा था। लेकिन आज सामने से इन सभी समुद्री जीवों को देखकर अभिषेक डर गया, क्योंकि इनमें से कुछ समुद्री जीव अपने गुस्सैल मिजाज के लिए जाने जाते हैं, जो किसी भी वक्त अभिषेक को अपना भोजन समझकर उस पर अटैक कर सकते हैं और उसे चंद ही मिनटों में उसे अपनी खुराक बना सकते हैं। अभिषेक अभी काफी कष्ट में है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है कि तभी अचानक शार्क मछली का एक झुंड अभिषेक की ओर तेजी से बढ़ता है, जिन पर अभिषेक की नजर भी पड़ चुकी है। और हो न हो अभिषेक को अंदर से अब ये लगने लगा है कि शार्क मछली का ये झुंड उसे अपना भोजन बनाने वाला है। अभिषेक के पास खुद को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन बावजूद इसके वो शार्क मछली के इस विशाल झुंड से खुद को बचाने की कोशिश में वो इधर उधर भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसका पैर समुद्र की उस गहराई में एक बड़े कछुए से टकराता है। वो काफी बड़ा कछुआ है, जिससे टकराकर अभिषेक आगे की ओर गिरता है। आगे की ओर गिरकर अभिषेक एक लेयर से टकरा जाता है, जो लेयर उस गहरे समुद्र में ब्लू कलर की रोशनी बिखेर रही है। उससे टकराते ही अभिषेक लेयर के उस पार चला जाता है और इस तरह अभिषेक शार्क के झुंड का भोजन बनने से बच जाता है, जिसकी वजह है उन विशाल शार्कों का झुंड जो लेयर के उस पार नहीं जा सका। आखिर क्या था उस लेयर में ऐसा जिसके इस पार सिर्फ और सिर्फ अभिषेक ही जा सका? वहीं दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर से टकराकर समुद्र की गहराइयों में बेहोश पड़े अर्जुन की बॉडी के अंदर अचानक कुछ अजीब सी हलचल हो रही है और हर एक बीतते सेकंड के साथ वो हलचल पहले से भी ज्यादा तेज होती जा रही है। साथ ही अर्जुन की बॉडी के अंदर से एक येलो कलर की लाइट भी बाहर निकल रही है। इस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन की बॉडी के अंदर सूरज का एक छोटा सा अंश आ गिरा है, जो अर्जुन की बॉडी के अंदर तेज रोशनी बिखेर रहा है। दूसरी तरफ लेयर के उस पार निकल चुके अभिषेक को वहां कोई और ही दुनिया नजर आ रही है। इस गहरे पानी में हजारों किस्म के समुद्री जीव अभी अभिषेक को दिखाई दे रही है। वहां चारों तरफ डिफरेंट टाइप के सी हॉर्स, ऑक्टोपस, वेल, शार्क के अलावा भी हजारों प्रकार के अनेकों जीव हैं। ऑक्टोपस, वेल और शार्क के बारे में अभिषेक ने काफी पढ़ा है और कई बार उसने टीवी डिस्कवरी में इन्हें अच्छे से देखा भी है और इनके बारे में खूब सारी जानकारियां भी जुटाई है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यहां ये सभी ऑक्टोपस, वेल, मछलियां और वाटर हॉर्स उन सब से काफी डिफरेंट है और अजीब से हैं, जिनके बारे में आज तक अभिषेक ने पढ़ा और देखा था। इन सब को देख अभिषेक हैरान है और उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है। यहां डर लगना जाहिर सी बात है, क्योंकि अभिषेक है तो एक इंसान है। जरा सोचिए, इस खौफनाक जगह पर अगर किसी इंसान को छोड़ दिया जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? जाहिर सी बात है उसे डर तो लगेगा ही, जैसे कि अभी अभिषेक को लग रहा है। मैं तो समंदर के तूफान में गिर गया था, फिर यहां कैसे आ गया? कौन सी जगह ये जो मुझे अपनी दुनिया से काफी हद तक अजीब सी दिखाई दे रही है और ये मुझे अनुभव करा रही है कि मैं अचानक किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका हूं, जो कि धरती के समान तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिर यहां पर मौजूद ये जीव इतने अजीब क्यों हैं और क्यों यहां का माहौल इतना अजीब है? खुद से बातें करते हुए अभिषेक कहता है। तभी अचानक अभिषेक का ध्यान उसकी सांसों पर जाता है, जो कि बदस्तूर लगातार चल रही है, जैसे वो अभी धरती में मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान पानी में सांस कैसे ले सकता है? लेकिन यहां यह सब होना पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तकरीबन 4000 मीटर से ज्यादा की गहराई वाला यह स्थान, जिसे देखने पर लगता है कि यहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? किसी इंसान के साथ यह सब होना कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने आज तक किसी भी इंसान को पानी के अंदर सांस लेते हुए नहीं देखा। शायद मैं मानव इतिहास का पहला ऐसा इंसान हूं जो पानी के अंदर किसी मछली की तरह सांस ले रहा है। लेकिन जब मैं डूबकर समुद्र की गहराई की तरफ जा रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि समुद्र की गहराई में मुझे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो यहां पहुंचकर मैं सांस ले रहा हूं जैसे मैं पृथ्वी की सतह पर मौजूद हूं। ऐसी ऑक्सीजन तो पृथ्वी की सतह पर भी मौजूद नहीं है, फिर मैं यहां इतनी अच्छी तरह सांस कैसे ले पा रहा हूं, वो भी इस खारे पानी में? खुद से बातें करते हुए अभिषेक घबराते हुए कहता है। यहां फिर एक बार के लिए उसे लग रहा है कि वो अभी अपने सपने में जी रहा है, या फिर से एक बार उसके सामने वही दृश्य ताजा होने लगे जो कुछ दिनों से अभिषेक के सामने ताजा हो रहे थे। जिन रहस्यमय दृश्यों के कारण अभिषेक के सामने कुछ अजीब घट रहा था।
वो खौफनाक और रहस्यमय दृश्य दिन हो या रात कभी भी अभिषेक का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जो अभिषेक को हर समय किसी रहस्यमय सपने का एहसास करा रहे थे, जिनके अंदर कई सारे सवाल छिपे हुए थे और जिनकी तलाश अभिषेक करना चाहता था। एक तरफ अभिषेक और अर्जुन दोनों समंदर की गहराई में मौजूद एक रहस्यमय दुनिया में जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से रामेश्वरम जा रही 34 स्टूडेंट्स की ट्रिप समंदर के रास्ते एक शिप के जरिए चेन्नई पहुंच चुकी है। जब यह ट्रिप लखनऊ से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई थी तब यह 35 लोगों की ट्रिप थी, लेकिन अब यह ट्रिप 34 लोगों की रह गई है, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक एक लड़का इस ट्रिप का हिस्सा हुआ करता था जिसका नाम अर्जुन है। वो लड़का अब इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसी रात कुछ देर पहले अर्जुन के सिर पर कुछ लोगों ने अटैक किया और उसके मुंह, हाथ और पैरों में कपड़ा बांधकर समंदर के नीचे फेंक दिया, जो फिर नीचे हजारों मीटर की गहराई में पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसका सिर एक बड़े पत्थर से जा टकराया, जिसने उसे फिर से बेहोश कर दिया। थैंक गॉड, फाइनली हम चेन्नई पहुंचने में कामयाब रहे, विकी के दोस्त मोंटी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ यार, पिछले कुछ घंटे हम लोगों के लिए काफी बेकार गुजरे थे। एक बार के लिए तो मुझे लग रहा था कि हम सभी लोग अब समंदर में ही रह जाएंगे, लेकिन ये 5 बजे चेन्नई पहुंचकर सच में दिल को तसल्ली मिल गई है। अगर यहां रुकने का हुआ तो थोड़ा बहुत घूम लेंगे यार। मैं पूरा इंडिया घुमा हूं, लेकिन कभी चेन्नई नहीं घूमा। अब जब कॉलेज की तरफ से हमें चेन्नई घूमने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हमें इस पल को एंजॉय करना चाहिए, विकी ने कहा। विकी की ये बातें काम्या को अजीब लगी, क्योंकि जहां एक तरफ विकी और उसके कुछ दोस्तों के अलावा बाकी स्टूडेंट्स अर्जुन के लापता होने को लेकर चिंतित है, तो वहीं विकी के चेहरे पर इन सब का अभी तक कोई भी असर नहीं हुआ है। उसे देखकर लग रहा है जैसे अर्जुन के लापता होने का उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मैंने बहुत से स्वार्थी और मतलबी लोग इस दुनिया में देखे हैं और बहुत से पत्थर दिल लोग भी देखे हैं जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है, जिनके दिल में किसी के लिए दया और प्यार नहीं होता। उन लोगों में तुम भी आते हो विकी, काम्या ने विकी से कहा। क्या बात कर रही हो काम्या, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर अर्जुन मर चुका है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम चाहती हो अर्जुन के मरने के गम में मैं अपना थोड़ा बहुत एंजॉय तक ना करूं? विकी ने जवाब में कहा। ऐसे वक्त में तुम्हें एंजॉय की पड़ी है विकी, जब हम सभी लोग अर्जुन के जाने का गम मना रहे हैं? काम्या ने फिर एक बार विक्की को गुस्से से घूरते हुए कहा। काम्या के इस गुस्सैल रवैये ने विक्की को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर क्या था, उसने काम्या के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। काम्या इस बारे में विक्की से आगे कुछ कह पाती उससे पहले कोच सिद्धार्थ सभी स्टूडेंट से कुछ कहने लगे। सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी हम सभी लोग चेन्नई पहुंच चुके हैं, लेकिन चेन्नई गजानन होटल पहुंचने से पहले हमें अर्जुन के लापता होने की खबर पुलिस और नेवी को देनी होगी, और साथ ही कुछ अखबारों को भी इस बारे में बताना होगा। कोच सिद्धार्थ सभी स्टूडेंट से बोले। उन्होंने जैसे ही इंडियन नेवी का जिक्र किया, वैसे ही अचानक विकी के चेहरे का रंग बदल गया और देखते ही देखते उसके माथे से पसीना छूटने लगा। वो काफी घबराने लगा। इस घबराहट में उसने अपनी लोअर की जेब से अपना रुमाल निकाला और फिर उस रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछने लगा। तभी इतने में काम्या की भी नजर विकी पर पड़ी। उसने अचानक विकी को यूं घबराते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है विकी, तुम्हें अचानक इतना पसीना कैसे आ गया और तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? काम्या के सवाल का जवाब विकी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए दिया। कुछ नहीं, वो यहां अभी बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इसलिए मुझे अचानक पसीना आ गया, विकी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अजीब बातें कर रहे हो विकी, माना कि चेन्नई में ज्यादातर गर्मी रहती, लेकिन यह महीना जनवरी का है और अभी सुबह के 5:10 हुए हैं। हम सभी को समंदर किनारे अभी ठंड महसूस हो रही है और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें काफी गर्मी लग रही है। काम्या ने विकी को शक की निगाहों से घूरते हुए कहा। विकी की इस घबराहट की वजह क्या है, जानने के लिए बने रहिए। इंडियन ओशन में मौजूद एक ऐसी जगह
जिसका नाम है ज़ेवियर गर्थ। जहां पहुंचा है अभिषेक और साथ में घायल पड़ा अर्जुन, और जहां अपने अड्डे पर तकरीबन 70 साल का बूढ़ा आदमी अपने किसी काम में लगा हुआ है, जो अभिषेक से कुछ 20 मीटर की दूरी पर है। कुछ देर तक तो वो आदमी वहां पर ही मौजूद रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आता है और वो अपनी सबमरीन के अंदर चला जाता है। इनकी शक्ल भले ही मेरे दादाजी से मिलती है, लेकिन ये मेरे दादाजी कैसे हो सकते हैं? यहां तक मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि मेरे दादाजी आज से तकरीबन 30 साल पहले इंडियन ओशन में ज़ेवियर गर्थ के अंदर दाखिल हुए थे, और तब से वो रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। जब मेरे पिता को पता चला कि मेरे दादाजी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, तो उन्होंने भी अपने पिता को तलाशने के लिए ज़ेवियर गर्थ में आने का फैसला किया। और फिर ज़ेवियर गर्थ में दाखिल होकर वो भी गायब हो गए। इतने सालों से मेरे दादाजी यहां जिंदा कैसे रह सकते हैं, वो भी बिना किसी खाने के ना। सामने उस सफेद लंबे बाल वाले आदमी को देखकर अभिषेक मन ही मन खुद से बातें करता है, क्योंकि उसे अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि सामने खड़ा इंसान उसके दादाजी हैं। हालांकि वो बात अलग है कि उसकी शक्ल काफी हद तक उसके दादाजी से मिलती है। ऐसे ही कई सवाल अभिषेक के जहन में उस बूढ़े लंबे सफेद बाल वाले आदमी को लेकर उठ रहे हैं, जो कि सबमरीन के अंदर जाकर अपना कुछ जरूरी काम कर रहा है, जिस बारे में अभिषेक को कुछ पता नहीं। अभिषेक अभी इन्हीं सब चीजों में खोया हुआ है कि तभी अचानक उसे वहां किसी के खांसने की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए तो अभिषेक को लगता है कि आवाज शायद उन्हीं लोगों की है जो लोग कुछ देर पहले यहां उसे और अर्जुन को मारने के लिए आए थे। इसलिए वो कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत घबरा जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसे यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि यह आवाज किसी इंसान की है। थोड़ा बहुत घबराया हुआ अभिषेक इधर उधर अपनी नजरों को दौड़ाने लगता है, ये जानने के लिए कि जो आवाज उसे अभी अभी सुनाई दे रही थी, वो आवाज आखिर थी किसकी। तभी अचानक अभिषेक ने वहां एक जगह अर्जुन को जमीन पर लेटा हुआ देखा, जो कि अभी खांस रहा है, जिसे देखकर अभिषेक समझ गया कि अब बहुत जल्द अर्जुन होश में आ जाएगा। अभिषेक का यह सोचना जायज भी है, क्योंकि अर्जुन की बॉडी की एक्टिविटी अभी जिस तरह की है, उससे तो यह पता चलता है कि अर्जुन अब बहुत जल्द होश में आ जाएगा। अर्जुन की बॉडी की यह हलचल देखकर अभिषेक तेजी से उसके पास गया और उसे अच्छे से चेक करने लगा। डोंट वरी दोस्त, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, अभिषेक ने अर्जुन से कहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन और तेजी से खांसने लगा। अभिषेक अर्जुन को संभालने लगा। उसने अर्जुन के सीने में अपने हाथों से तेजी से प्रेस किया। अभिषेक के अर्जुन के सीने के ऊपर इस तरह प्रेस करने से उसकी खांसी कुछ देर बाद बंद हो गई, और तकरीबन 10 मिनट बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोल ली। अर्जुन की आंखें खोलते ही अभिषेक मुस्कुराया। उसने एक नजर बड़े प्यार से अर्जुन को देखा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैंने कहा था ना मेरे दोस्त, तुम ठीक हो जाओगे। देखो, अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुके हो, और ये तुम्हारे सर का घाव जिस पर मेडिसिन लगाई गई थी, ये घाव भी अब ठीक होने लगा है। अभिषेक के इस तरह उसको सांत्वना देता हुआ देख अर्जुन चौंका, और अगले ही पल वो अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करने लगा। जैसे तैसे वो अपने सर पर हाथ लगाकर थोड़ा बहुत दर्द से कहराते हुए आखिरकार खड़ा हो गया। होश में आकर अर्जुन ने सबसे पहले अपने आसपास का नजारा देखा। तब उसने पाया कि वो तो अभी समंदर की गहराई में एक अनजान जगह पर है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ये सब देखकर अर्जुन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थमने लगी। उसे लग रहा है कि जो वो अभी अभी अपनी आंखों के सामने देख रहा है, वो कोई अजीब व डरावना सपना हो सकता है, जिस सपने में अर्जुन अभी समंदर की गहराई में है, जहां उसके सामने कोई अनजान चेहरा है, जिसकी उम्र अर्जुन की ही उम्र जितनी है। उसे देखकर अर्जुन को कहीं न कहीं यह एहसास हो रहा है कि
उसने इस लड़के को पहले कभी देखा हुआ है। और हैरानी की बात तो यह है कि अर्जुन और वो लड़का दोनों इतनी गहराई में समुद्र के तल में मौजूद होने के बावजूद भी पानी में अच्छी तरह सांस ले पा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के सतह पर सभी जीवधारी बड़े आराम से सांस लेते हैं, बल्कि यहां तो उन्हें इतनी ऑक्सीजन मिल रही है जितनी ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर भी मौजूद नहीं होती। ये कहां आ गया मैं? और तुम तो शायद अभिषेक हो ना? अर्जुन ने अपने सिर पर उस जगह हाथ लगाया जिस जगह अभी पट्टी बंधी हुई थी और हल्का सा दर्द से कहराते हुए अभिषेक से सवाल किया। लेकिन जैसे ही अभिषेक ने अर्जुन के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़के को अभी अभिषेक अपने सामने देख रहा है उसे तो अभिषेक ने पहले कभी नहीं देखा। तो वहीं अभिषेक को ऐसा कोई वाक्य याद भी नहीं जो उसके साथ पहले कभी अर्जुन के साथ घटा हो। फिर अर्जुन अभिषेक का नाम कैसे जानता है? यह सवाल अभिषेक के लिए खुद अभी के लिए एक सबसे बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन अर्जुन वो है कि इसे महज एक ख्वाब ही समझ रहा है। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अभिषेक ने शॉक्ड होकर अर्जुन से सवाल किया। लेकिन अर्जुन ने अभिषेक के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि अर्जुन तो अभिषेक को बड़ी हैरानी से देखने लगा, जो अभी भी यह डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो अभी सपने में जी रहा है या जो कुछ भी उसके सामने चल रहा है वो हकीकत है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते तुम? बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? अभिषेक ने फिर एक बार अर्जुन से सवाल किया। अभिषेक के कहने का तरीका थोड़ा अग्रेसिव था, उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। इसलिए अभिषेक के रवैये ने इस बारे में अर्जुन को भी काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है यह सपना नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। मेरे ख्याल से लड़का तो वही अभिषेक है जो शायद बिट्टू का दोस्त है, लेकिन ये यहां इस अजीब अनजान जगह पर कैसे? और मैं यहां कैसे पहुंचा? लास्ट टाइम मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जब मैं शिप में आराम कर रहा था तब मेरे सिर पर किसी ने अटैक किया था, और फिर कुछ लोगों ने मेरे हाथ पैर बांधकर उसके बाद मेरे चेहरे पर कपड़ा बांधकर मुझे समंदर में फेंक दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं? अपने माथे पर फिर एक बार हाथ लगाकर अर्जुन अपने आप से खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, खुद से क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? अभिषेक ने फिर एक बार अर्जुन से सवाल किया। मेरा नाम अर्जुन है, बिट्टू मेरा कजन ब्रदर है। मुझे एक दिन उसके रूम में उसका नीचे गिरा हुआ पर्स मिला जिसमें मुझे उसके साथ तुम्हारी फोटो दिखी। जब मैंने बिट्टू से तुम्हारी और उसके एक साथ वाली उस फोटो के बारे में पूछा तब बिट्टू ने मुझे बताया था कि तुम उसके बचपन के दोस्त हो। इसलिए जब मैंने तुम्हें यहां देखा तो मैं तुम्हें पहचान गया, अर्जुन ने जवाब दिया। बेशक ये अर्जुन अभिषेक के सवालों का जवाब दे पाया, लेकिन अभिषेक के जहन में लगातार कई सवाल का पैदा होना कम नहीं हुआ। अच्छा, तो तुम अर्जुन हो, मेरे दोस्त बिट्टू का कजन ब्रदर। तो तुम मुझे यह बताओ कि तुम यहां कैसे पहुंचे? अभिषेक ने फिर एक और सवाल अर्जुन से किया। लखनऊ से हम सभी 35 स्टूडेंट्स की एक एडवेंचर ट्रिप रामेश्वरम जा रही थी। हमारे साथ रास्ते में एक ट्रेन का हादसा घटा। उसके बाद हम समुद्र के रास्ते इंडियन ओशन के ऊपर से होते हुए चेन्नई को रवाना हुए। रात का समय था, मैं शिप के अंदर आराम कर रहा था, लेकिन तभी अचानक देर रात मेरे सिर पर किसी ने अटैक किया और फिर मेरे हाथ पैर और मेरा मुंह बांधकर मुझे समंदर में फेंक दिया। तब मैं बेहोश था और अब जाकर जब मैं होश में आ पाया हूं तब मैं ये देखता हूं कि मैं इस अनजान जगह पर हूं। कुछ वक्त पहले तक तो मुझे यह सब एक बुरा सपना लग रहा था, लेकिन बाद में जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि यह सपना नहीं हकीकत है। बड़ी अजीब जगह है ये। समंदर की इस गहराई में मौजूद होने के बावजूद भी हम यहां पर किसी जलीय जीवों की तरह पानी में सांस ले पा रहे हैं। यहां इतनी ऑक्सीजन मौजूद है जितनी ऑक्सीजन पृथ्वी की सतह पर भी नहीं है। यह सब कैसे पॉसिबल है? मैं ये कहां पहुंच गया हूं मैं नहीं जानता।
अर्जुन ने अभिषेक की बातों का जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब में भी कई सवाल ऐसे थे जिसे इनडायरेक्टली उसने अभिषेक से पूछ लिया। देखो, ये तो मैं भी नहीं जानता हूं कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही भटकते भटकते इस अनजान जगह पर आ पहुंचा हूं। मेरे और तुम में बस फर्क इस बात का है कि तुम यहां इस अनजान जगह पर खुद अपनी मर्जी से चलकर नहीं आए हो, और मैं यहां खुद की मर्जी से दाखिल हुआ हूं। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ यहां हुआ वो मेरी मर्जी के खिलाफ था। और रही बात यहां पर इस पानी में हमें ऑक्सीजन मिलने की, तो ये सब कैसे हो रहा है ये मैं भी नहीं जानता। अभिषेक अर्जुन की बातों का जवाब देते हुए कहता है, जिसने अर्जुन को भी काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक अभिषेक की तरह अर्जुन के भी जहन में अभिषेक और इस अनजान जगह को लेकर काफी सवाल पैदा होने लगे। जिस तरह से अभिषेक अर्जुन के बारे में जानना चाहता है, इसी तरह से बड़ी ही बेसब्री से अर्जुन भी अभिषेक के बारे में उतना जानना चाहता है जितना कि अभिषेक उसके बारे में जानना चाहता है। दूसरी तरफ समाचार की हेडलाइन में छा चुके अर्जुन की खबर न्यूज़पेपर के जरिए उसके चाचा जी तक भी पहुंच गई, जो आज थोड़ा लेट अखबार देख रहे हैं। अर्जुन के चाचा ने जैसे ही अर्जुन को लेकर ज़ेवियर गर्त में उसके रहस्यमयी ढंग से गायब होने की खबर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने झट से अपना चश्मा उतारा, वापस से पहन लिया, क्योंकि पहली बार यह खबर पढ़ने पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अपनी आंखों पर चश्मा दोबारा लगाकर वो फिर से अखबार पढ़ने लगे, लेकिन इस बार भी उन्हें अर्जुन को लेकर वही खबर पढ़ने को मिली जो अभी कुछ देर पहले पढ़ने को मिली थी। फिर क्या था? अर्जुन के इस तरह रहस्यमयी ढंग से गायब होने पर वो पूरी तरह से सन्न रह गए, और फिर एक एक करके उनकी आंखों से निकली आंसू की बूंदें अखबार में पड़ती गई। थोड़ी देर बाद पिंकी और चाची भी चाचा के पास पहुंचे, जो अखबार में अर्जुन की मौत की खबर देख रो रहे हैं। पिंकी और चाची ने चाचा को इस तरह रोते हुए देखा तो उनके रोने का कारण पूछा। क्या बात है पापा, आपकी आंखों में आंसू? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात है तो बताइए, पिंकी ने अपने पिता से सवाल किया। अब क्या बताऊं बेटी, और पता नहीं उस बात को सुनकर तुम क्या सोचोगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अर्जुन के चाचा ने कहा। इस पर पिंकी ने एक बार फिर से कहा, फिर भी बताइए पापा, दुख बांटने से कम होता है, इसलिए बताइए ना क्या हुआ। तब चाचा ने हिम्मत करके उन दोनों को अर्जुन की मौत की यह दुखद खबर सुना दी। अर्जुन की मौत की यह खबर सुनकर चाची और पिंकी को विश्वास नहीं हुआ कि वाकई में अर्जुन मर चुका है। नहीं पापा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्जुन और बिट्टू अभी कॉलेज की रामेश्वरम ट्रिप का हिस्सा है। वहां जाते वक्त अर्जुन के साथ ये सब हो गया, ये आपको किसने बताया? पिंकी ने अपने पिता से सवाल किया, जो कि अर्जुन की मौत के बाद पूरी तरह सदमे में आ चुकी है। उनको इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब वो पिंकी को क्या जवाब दें। उनके हाथ पैर कांपने लगे हैं, साथ ही मुंह भी सूख चुका है। ये सच है बेटा, अब हमारा अर्जुन हमारे बीच नहीं रहा। अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये देखो न्यूज़पेपर, ये देखो, इसमें अर्जुन की फोटो छपी हुई है और साथ में यह भी बताया गया कि अर्जुन इंडियन ओशन में एक जगह ज़ेवियर गर्त के अंदर गिरकर वहीं डूब गया, जिसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। इससे तो यही साबित होता है ना बेटा कि हमारा अर्जुन अब इस दुनिया से जा चुका है। भारी आंखों से अपनी बेटी पिंकी को अखबार दिखाकर उसके पिता ने कहा। पिंकी ने अपने पिता के हाथ से न्यूज़पेपर लिया और उस खबर को बड़ी हैरानी से पढ़ने लगी। उसने न्यूज़पेपर में देखा एक जगह हेडलाइन बनी हुई है, जहां बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखा गया है कि कुदरत ने फिर से वही हादसा दोहराया। फिर से वही हुआ जो 31 दिसंबर की उस रात को हुआ था, लेकिन इस बार इस हादसे का शिकार बना लखनऊ का रहने वाला अर्जुन। इस हेडलाइन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद पिंकी ने पूरी खबर पढ़ी, जहां उसे इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के उस खतरनाक स्थान ज़ेवियर गर्त के बारे में पता चला, जहां इससे पहले भी कई लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। अब क्या होगा आगे और किस तरफ जाएगी ये कहानी, जानने के लिए बने रहिए सुपर अर्जुन के साथ, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।